Okay, that is refraction. सो रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या था, एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था लोगों का। लोगों को ये तो पता था कि लाइट रेज बेसिकली मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी अगर कोई लाइट रे, अगर यहाँ पे कोई टॉर्च जल रही है, इस लेजर से, टॉर्च से जो लाइट रे आ रही है, दे विल कीप ऑन मूविंग स्ट्रेट लाइन। बट ये ऑब्जर्व किया गया, अगर बीच में चलते चलते अगर ये रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम को क्रॉस करती हैं, तो इनकी ये जो कहानी है स्ट्रेट लाइन में चलने वाली, वो चेंज हो जाती है। व्हाट इट मीन्स, light moves in a straight path until unless it is encountered by some interface या changing medium 1, medium 2. So whenever it encounters an interface, it changes its path. वैसे तो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, लेकिन अगर ये चलते 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 अगर एक ऐसा इंटरफेस आ गया जहां मीडियम चेंज हो रहा है, हवा से पानी में घुस रही है लाइट या पानी से ग्लास में घुस रही है लाइट, तो जब भी वो मीडियम का इंटरफेस आएगा, तब लाइट अपना पाथ चेंज करेगी। और ये जो चेंज इन पाथ है, इस फिनोमेना को कहते हैं हम रिफ्रैक्शन। लाइट ने कुछ शो किया, अपना पाथ बदल दिया, एंड ये क्यों बदला, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रिफ्रैक्शन। यहां पे भी हम डिफाइन करेंगे एंगल, अगेन एंगल, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो जाएगा नॉर्मल। यहां पे नॉर्मल कोई मिरर नहीं है, अब एक इंटरफेस है। जैसे अगर ये एयर है तो ये वाटर, और डेफिनेटली सरफेस ऑफ वाटर इज द इंटरफेस। सरफेस पे ये एंगल चेंज करेगा, और एक बार अंदर घुस गया तो सीधा चलता रहेगा। जब चेंज होगा मीडियम, तभी ये लाइट की डायरेक्शन चेंज होगी। और अगेन अंदर वाला जो एंगल है, दिस इज कॉल्ड एज आर, दिस आर इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन एंगल। ठीक है। वैसे इस केस में आप देख सकते हैं कि ये लाइट का ओरिजिनल पाथ था, लाइट इस डायरेक्शन में बेंट हो गई। कुछ केस में ऐसा भी हो सकता है कि लाइट रे इधर नहीं, लाइट रे उधर बेंट हो, उधर। तो इस चीज को ये कब उधर बेंड करेगी, कब इधर बेंड करेगी, डिपेंड करेगा कि ये कौन से मीडियम में है, रिलेटिवली इन मीडियम में क्या फर्क है। तो उस चीज के लिए मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं। इन डेंसर मीडियम, लाइट bends towards the normal. मतलब दो एंगल होंगे, एक एंगल इंसिडेंस का होगा, एक एंगल रिफ्लेक्शन का होगा। तो छोटा एंगल यानी बेंट टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी अगर ये मीडियम भारी है, डेंसर। और ऑब्वियस सी बात है, रेयर में उल्टा हो जाएगा। रेयर में ये दूर जाएगी नॉर्मल से, डेंसर में ये नॉर्मल की तरफ आएगी। रेयर में दूर जाएगी नॉर्मल से और डेंसर में पास आएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। तो ये फंडा को ध्यान रखना है, बस हो गया। अब मीडियम से फर्क क्या पड़ता है और कैसे मीडियम को डिफाइन करते हैं कि कौन सा डेंसर है और कौन सा रेयर है, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए एक पैरामीटर होता है। और किसी चीज को डेंस क्यों कहा जाए, भाई क्यों वाटर इज डेंसर मीडियम, क्यों ग्लास इज इवन डेंसर देन वाटर, क्यों एयर इज रेयरेस्ट मीडियम, वैक्यूम एंड एयर आर द रेयरेस्ट मीडियम, व्हाई, व्हाट इज द रीजन, क्यों है वो रेयर और क्यों डेंसर है, उसको डिफाइन करने के लिए एक पैरामीटर है। एंड पैरामीटर गिव्स अस द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड जनरली फिक्स रहती है, यू कैन नॉट एक्सेलरेट लाइट, बट वेन एवर लाइट चेंजेस अ मीडियम, सपोज यहां पे लाइट, हवा के अंदर लाइट अगर की स्पीड 3 मीटर्स पर सेकेंड है, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड है, तो हमेशा 3 रहेगी।
लेकिन जैसे ही लाइट पानी में घुसेगी उसकी स्पीड 3 से कम होकर तुरंत कितनी हो जाएगी, 3/n, या 3 से कम हो जाएगी। सडनली जैसे ही वो पानी में घुसी 3 से कम हो जाएगी, और पानी में जब तक रहेगी तब तक वो कम होकर उतनी रहेगी। ऐसा नहीं कि अब फिर से और कम होती रहेगी, एक बार 3 से कम हो गई, इंटरफेस पे ही कम होगी। यानी स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द मीडियम टाइप। Within the medium, speed of light doesn't changes, but whenever medium changes, speed of light also changes, and the factor by which the speed of light changes is called as refractive index of that medium. So, first thing in refraction will be refractive index. एन भी लिखते हैं इसको, कई लोग म्यू भी लिखते हैं। ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है ऑफ मीडियम जो कि किसके बराबर होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन speed of light in medium, in that medium, and this ratio is defined as n. अब इसमें पहला पॉइंट, rarer medium implies more speed. दूसरा, वैक्यूम इज रेयरेस्ट मीडियम, सबसे ज्यादा जो रेयर है वो वैक्यूम है, कुछ है ही नहीं वहां सबसे ज्यादा होती है। दिस इंप्लाइज मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की जो मैक्सिमम स्पीड हो सकती है पॉसिबल पूरी दुनिया में, वो इतनी होती है, मीटर पर सेकंड, और इसको कभी कभी सी लिख देते हैं। अच्छा, यानी न्यूमरेटर में ये जो क्वांटिटी है दिस इज ऑलवेज मैक्स, यानी उसके नीचे जो क्वांटिटी आपने लिखी, यानी जो स्पीड ऑफ लाइट कोई से मीडियम में लिखो, ये जो भी होगी ये मैक्सिमम से तो कम ही होगी। तो न्यूमरेटर तो ऑलरेडी मैक्सिमम है, डिनोमिनेटर छोटा हो सकता है, तो बड़ा अपॉन छोटा विल ऑलवेज गिव यू बड़ा। यानी तीसरा पॉइंट क्या है, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि क्लियर है, सबसे बड़ी चीज तो हमने न्यूमरेटर में लिख दी है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। उसके नीचे जो भी स्पीड लिखूंगा वो वैक्यूम की स्पीड से तो छोटी आएगी, तो बड़ी अपॉन छोटी विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन 1, ये आप ध्यान रखें। इसमें कुछ और पॉइंट्स लिखते हैं। n फॉर एयर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 से थोड़ा सा बड़ा ही होगा, छोटा तो हो नहीं सकता, 1.001 मान लो, बट अप्रॉक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 1। एग्जैक्ट 1 किसका होगा, n वैक्यूम विल बी इक्वल टू 1 एग्जैक्ट। थर्ड, वाटर, हर जगह वाटर है तो वाटर का भी पता होना चाहिए ना मुझे कि वाटर के अंदर क्या हो जाता है, किस फैक्टर से स्पीड कम हो जाती है। वाटर के अंदर 4/3 फैक्टर से कम हो जाती है, 4/3 यानी अप्रॉक्सीमेटली आप देखोगे तो दिस इज 1.3 से डिवाइड कर दो, स्पीड उतनी हो जाएगी। एक और लिख लो, n ऑफ ग्लास। ग्लास के अंदर क्या होगा, ग्लास के अंदर 3/2 फैक्टर से कम हो जाती है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 1/5। तो n है क्या, n इज अ फैक्टर by which speed of light reduces
रिड्यूसेस, कम हो जाती है इस फैक्टर से इन अ मीडियम। ठीक, तो क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर के अंदर लाइट की स्पीड कितनी होगी भाई, 3 × 10⁸ होती है वैसे तो जब फ्रीली होता है, लेकिन वाटर के अंदर इस फैक्टर से कम हो जाएगी, यानी डिवाइडेड बाय 1.3। यहाँ से जो भी आंसर आ जाएगा, दिस विल बी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वैसे ही ग्लास के अंदर कितनी हो जाएगी, देख सकते हो आप, 3 × 10⁸ बाय इसका फैक्टर 1.5, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो तो स्पीड ऑफ लाइट आ जाती है। सी को डिवाइड कर दो, कितना हो गया ये, 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आया लोगों के दिमाग में कि चलो ठीक है भाई, रेरर का मतलब तो मैंने बता दिया, रेरेस्ट मीडियम वैक्यूम है, यानी जितना जिसका एन ज्यादा होगा उतना ही वो डेंसर मीडियम होगा। रेरर एंड डेंसर आर टू रिलेटिव टर्म्स, यानी कोई भी चीज एब्सोल्यूट डेंसर नहीं होती और कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेरर नहीं होती एक्सेप्ट वैक्यूम। वैक्यूम कैन बी कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रेरर मीडियम, क्योंकि उससे रेयर कुछ होता नहीं। लेकिन वाटर को ना तो मैं रेरर कह सकता हूँ ना डेंसर। अगर एयर और वाटर का कॉम्बिनेशन है तो वही वाटर डेंसर बन जाता है, वही वाटर और ग्लास का कॉम्बिनेशन है तो वही वाटर रेयर बन जाता है। इट इज और जिसका एन ज्यादा वो डेंसर। और डेंसर मीडियम में द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। वाई, इसको एक्सप्लेन किया था हुएन साहब ने। उन्होंने ये बोला था कि लाइट रे ऑलवेज ट्राई टू ट्रेवल द मिनिमम पाथ। लाइट रे हमेशा कम से कम टाइम में मिनिमम पाथ में मूव करना चाहती है। वो तभी हो सकता है जब भारी मीडियम में जहां उसकी स्पीड कम हो जाती है वहां पे वो अपनी पाथ छोटी कर लेती है। वो कैसे करती है, बाय बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। और रेयर में और फ्रीली, क्योंकि वहां स्पीड बढ़ जाती है तो कोई टेंशन नहीं, टाइम उतना ही लेना है उसे, तो वो अपनी स्पीड पाथ लंबा कर लेती है स्पीड ज्यादा होने के कारण। टोटल टाइम इट टेक्स इज सेम। तो चलो अब हम आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन यही आया कि ये एक मीडियम है, सपोज एयर, ये एक दूसरा मीडियम है, सपोज वाटर। सबसे अच्छा मुझे ये एग्जांपल लगता है, एयर वाटर, ऊपर हवा नीचे, ऊपर से लाइट रे आ रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। और लाइट रे, वाटर डेफिनेटली डेंसर मीडियम है, एयर तो अप्रोक्सीमेटली उसी के जैसा था, तो लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द ये एंगल ऑफ। तो ये आई और ये आर में कोई ना कोई रिलेशन होगा। इस रिलेशन को हम कहते हैं, इसको एक्सपेरिमेंटली निकाला गया और इसको इसने कहा स्नेल्स लॉ। व्हाट इट सेज, इट सेज, पहली बात तो ये कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड आर रिफ्रैक्टेड रे, दे आर कोप्लेनार। ये तीनों कोप्लेनार होंगी, तो वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा हमारा, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ आई एंड आर विल बी इक्वल टू 0। एक ही प्लेन में होंगे, इसका कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बताया। दूसरा, जैसे वहां पे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर था, यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे एंगल आर तो अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करेगा मीडियम कैसे। यहां पे इन्होंने बोला n1 साइन i1 इक्वल टू n2 साइन i2। इनने इसको इस तरह से देखा कि ये दो रे थे ना, एक रे ये रे, एक ये दूसरी रे। इसको मैं कहता हूं i1, इंसिडेंट नहीं, बस i1 नाम दे दिया, इसको कहता हूं i2। ये जिस मीडियम में है उसे मैं कह दिया n1, दूसरी वाली रे जिस मीडियम में है उसे मैंने कह दिया n2। तो कुछ नहीं करना है आपको, n1 पहला वाले मीडियम इंटू पहले वाले मीडियम की एंगल का साइन इज इक्वल टू n2 इंटू साइन i2 इक्वल टू n3 इंटू साइन i3 इंटू इक्वल टू n4। मतलब ऐसे कंटिन्यूसली चलता जाएगा। उन्होंने ये कहा था प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड साइन ऑफ एंगल इन दैट मीडियम इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर द सेम रे। रे अगर दूसरी कर दोगे तो बात अलग है, अगर रे सेम है, ये बीच में कितने ही मीडियम आ जाए, द प्रोडक्ट ऑफ एंगल एंड दिस एंगल एंड दिस एंगल एंड दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये स्नेल्स लॉ है।
मैं आपको बता दूं, अभी हम सिर्फ एक एक रे को पढ़ रहे हैं, अभी हमने इमेज और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो एक एक रे को ही पढ़ना सीखते हैं और इसके बाद आगे हम उस कॉन्सेप्ट को भी लगाएंगे। अब अगेन सिंगल रे को पढ़ रहे हैं, तो सिंगल रे में एक और टर्म आता है, क्या आता है हमारा, डेविएशन। अब डेविएशन का मतलब क्या है, यहां पे डेविएशन क्या होगा, डेविएशन का मतलब मैंने आपको बताया था, अगर कोई रे ऐसे जा रही है, ये इसका एक्चुअल पाथ था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेकिन जैसे ये अपना मीडियम चेंज करेगी, ये स्ट्रेट पाथ में नहीं चलेगी, ये उस इंटरफेस पे थोड़ा सा अपना पाथ चेंज कर देगी और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाता है। तो डेविएशन इन दिस केस डेल्टा इज वेरी क्लियरली इट कैन बी सीन, ये था इसका एक्चुअल पाथ, अब ये हो गया, सो दिस इज द बेंडिंग, दिस इज कॉल्ड, दिस एंगल इज कॉल्ड एज डेल्टा। डेल्टा बता सकते हो एंगल कितना होगा भाई, ये एंगल अगर आई है तो ये पूरा एंगल भी आई होगा, ये आर है, तो आई में से अगर आर घटा दूं तो डेल्टा आ जाएगा। सो डेल्टा इन दिस केस इज सिंपली आई माइनस आर। वहां पे पाई माइनस 2i था, यहाँ पे i माइनस आर है, डेफिनेटली इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव डिपेंडिंग सेंस क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। बट ये i और r, यानी अगर i मिल जाए r मिल जाए, घटा दूंगा तो मुझे मिल जाएगा डेविएशन। एग्जाम्पल करते हैं, फाइंड डेविएशन in the incident ray for given diagram। ये n इक्वल टू 1, एयर अगर लिखा है कहीं पे तो उसका मतलब आप मान लोगे उसका n 1 है। वाटर अगर लिखा है तो उसका n आपको याद रहे ना रहे वो आपको एग्जाम में देगा, मैं आपको देता हूँ 4/3 गिवन है। ठीक, आपसे बोल दिया कि एक रे है जो यहाँ से इंसिडेंट हो रही है एट सम एंगल, फॉर इन दिस केस लेट मी टेक इट एज 30 डिग्री। बस इतना दे दिया है। अब पूछा फाइंड डेविएशन, फाइंड डेविएशन फॉर दिस केस। ऑप्शन है ए, चलो ऑप्शन छोड़ो, अपन डायरेक्टली सॉल्व करते हैं इसको। तो डेविएशन पूछा है, तो डेविएशन इन दिस केस इज नथिंग बट i माइनस आर। i तो मुझे 30 दे रखा है, यानी कितना 30 माइनस आर। तो मेरा काम बस क्या है, आर निकालना। आर निकालने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, स्नेल्स लॉ। क्या बोलता है स्नेल्स लॉ, n1 साइन i1 इक्वल्स टू n2 साइन i2, या n2 साइन r लिख दो ना, एक ही बात है। ये लाइट रे यहाँ से किसी भी एंगल पे जाएगी, r है, यहाँ का n1 1 है, ये तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस चीज़ को अगर मैं लगाऊँ यहाँ पे फॉर्मूले में, सो दिस विल बी n1, ऊपर वाले के लिए लिखूँ 1 इंटू ऊपर वाले का साइन, साइन 30 विल बी इक्वल टू, नीचे वाले के लिए क्या लिखना है, n2 जो कि 4/3 है इंटू साइन r। तो ये स्नेल्स लॉ की इक्वेशन हमेशा काम आएगी एंगल निकालने के लिए। तो क्लियरली वहाँ से दिख जाएगा, साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी हाफ, 4/3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 3/4 इक्वल टू साइन r। यहाँ से r को मैं लिख सकता हूँ, साइन r अगर इतना है तो r विल बी साइन इनवर्स ऑफ 3/8। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा डेविएशन, यहाँ से डेविएशन विल बी 30 डिग्री माइनस साइन इनवर्स ऑफ 3/8। ये जिस ऑप्शन में लिखा होगा आप उसको टिक कर दोगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे बेसिकली उसने दोनों चीज़ एक साथ पूछ ली, डेविएशन भी पूछ लिया और एप्लीकेशन ऑफ स्नेल्स लॉ भी पूछ लिया।